नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। नैन्सी पेलोसी की चर्चाएं आज लगातार हो रही हैं, क्यों हो भी ना। ताइवान पहुंचकर अमेरिका की प्रतिष्ठा बचा ली, अन्यथा चीन ने ऐसा नहीं करने की तो अंतिम चेतावनी दे ही रखी थी। व्यक्तिगत तौर पर यह नैन्सी पेलोसी की बहादुरी ही कही जा सकती है, जो ट्रंप के काल में भी स्त्री स्वतंत्रता, नस्ल भेद और लोकतंत्र के लिए मुखर आवाज रही थी। जो बाइडेन के लिए भी ये इंटरनेशनल बिरादरी में बतौर राष्ट्रपति खुद को मजबूत दिखाने का अवसर बनकर आया। आप देखेंगे, अफगानिस्तान में अमेरिका की किरकिरी होने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने यह दिखाया है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसकी पकड़ आज भी कमजोर नहीं है। हाल ही में अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ढेर करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की धूमिल हुई प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति अभी अभी की है और अब ताइवान पर चीन से सीधे तकरार मोल लेकर अमेरिका ने वर्चस्व की लड़ाई में दक्षिण चीन सागर में मजबूत चुनौती रखने की ठान ली। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह क्लियरली कहा कि वो चीन और ताइवान दोनों देशों की सुरक्षा की चिंता करती हैं। क्या इसे एक रणनीतिक बयान के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा पेलोसी का स्पष्ट संदेश ये है कि अमेरिका और ताइवान के बीच मजबूत संबंध की जरूरत इससे पहले इतनी ज्यादा कभी नहीं रही थी। और वहीं बात चीन की करें तो चीन को पड़ोसी देशों के साथ तनाव पैदा करने की नीति भारी पड़ रही है। भारत के साथ डोकलाम और फिर गिलवान संघर्ष से चीन के पड़ोसी देश और सशंकित हुए और इसके बावजूद चीन इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं। आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले उन दो लेडीज की बात जरूर करना चाहेंगे जिन्होंने आज चाइना के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति त्साई इंग वेन और अमेरिकी कांग्रेस की पहली महिला स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को बेचैन कर दिया। बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिनकी बादशाहत को इन दोनों ने चैलेंज कर दिया। 8 मार्च 2020 को जब दुनिया कोविड-19 की तरफ बढ़ रही थी, जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक स्पीच दी थी। शायद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि महिलाएं आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति का निर्माण करती हैं। वो उस ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सामाजिक विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। उनके बिना आप किसी समाज या इंसानी जीवन की इमेजिनेशन तक नहीं कर सकते। जिनपिंग ने अब भले ही ये बातें बस कहने के लिए कही हों, लेकिन वेन और पेलोसी ने आज उनकी कही हुई बातों को कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया। इन दोनों महिलाओं की वजह से ताइवान आज उस विकास का सपना भी देखता है जो उसे ताकतवर बनाएगा। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन पिछले 2 सालों से जिनपिंग को आने वाले बुरे सपनों की वजह बनी है। 20 मई 2020 को वो दूसरी बार ताइवान की प्रेसिडेंट बनी। 65 साल की वेन ताइवान के हक्का वंश की हैं। वो एक अमीर परिवार से आती हैं। राजधानी ताइपे से सन 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गई और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की पढ़ाई में अपने मास्टर्स की और फिर डॉक्टरेट की उन्हें डिग्री मिल गई। और इसके बाद वो ताइवान लौट आई और साल 2000 तक ताइपे की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती रहीं और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। राष्ट्रपति वेन ने ऐसे समय में सत्ता संभाली जब उनका पड़ोसी कई तरह की साजिशों को अंजाम देने में लगा था। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने चीन को चुनौती देना शुरू कर दिया। जनवरी 2020 में जब ताइवान में चुनाव होने वाले थे तो जिनपिंग ये मान चुके थे कि अब इंग वेन का सत्ता में लौटना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन त्साई ने विशाल जनमत संग्रह के साथ चुनाव जीता और जोरदार वापसी भी की। तो विदेश नीति के जानकार आज कहते हैं कि वो दशकों के बाद ताइवान की एक ऐसी नेता के तौर पर सामने आई है जो लगातार चीन के वर्चस्व को चैलेंज करती हैं।
चीन तो हमेशा से कहता आया है कि वो मिलिट्री का प्रयोग करके ताइवान को अपने अधिकार में ले सकता है। 15 जनवरी 2020 को पेशे से टीचर रही वेन जब दोबारा चुनाव उन्होंने जीता तो उन्होंने चीन को क्लियरली संदेश दिया कि हमें उम्मीद है कि चीन इस बात को पूरी तरीके से समझता है और ताइवान के लोगों ने चुनावों में जो उम्मीद दिखाई वो उसका सम्मान करेगा। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का सपना कि साल 2049 तक ताइवान चीन उनके देश की सीमा में आ जाएगा, लेकिन जिस वेन को वो अलगाववादी नेता मानते हैं उसकी वजह से यह सपना उनका चकनाचूर होने की तरफ आज बढ़ता नजर आता है। ताइवान की राष्ट्रपति के बाद अब बात अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की भी बड़ी चर्चाएं उनकी हो रही हैं। ताइवान का जब से उन्होंने रुख किया, नैन्सी सैन फ्रांसिस्को की एक साधारण सी हाउसवाइफ और अब अमेरिकी राजनीति की सबसे ताकतवर महिला। नैन्सी ने पहली बार चीन को चैलेंज किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईयर 1991 में नैन्सी तियानमेन स्क्वायर गई थी और ईयर 1989 में हुए नरसंहार के बाद यह पहली बार था जब कोई विदेश राजनेता ऐसे पहुंचा हो। तो नैन्सी ने यहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और प्रोटेस्टर्स को अपना सपोर्ट दिया। वो एक बैनर लिए इस जगह पर खड़ी थी और चीन ने हमेशा नैन्सी को झूठी महिला कहा है। ईयर 2022 में नैन्सी ने तत्कालीन चीनी उपराष्ट्रपति हु जिनताओ को 4 चिट्ठियां लिखी और इसमें पेलोसी ने उन लोगों की हिरासत पर चिंता जताई जिन्होंने चीन और तिब्बत में चीनी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके साथ ही उनकी रिहाई की मांग की। तो ताइवान में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की धमक ने कहीं ना कहीं दक्षिण एशियाई कूटनीति में उबाल ला दिया है और सामरिक मकसद से चीन के लिए यह निर्णायक समय है और यही वजह है कि वो युद्ध तक के विकल्प के साथ आज सामने खड़ा है। ताइवान की घेराबंदी कर दी गई है, साइबर अटैक भी शुरू हो चुके हैं, कुछ सैंक्शन भी इंपोज कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फाइटर प्लेन की घेरेबंदी में पेलोसी को ताइवान तो अमेरिका पहुंचा गया, लेकिन क्या वो ताइवान की संप्रभुता की कभी रक्षा भी कर पाएगा? ये एक अहम सवाल है। आज तमाम एंगल से ताइवान, चीन, अमेरिका, भारत के संदर्भ में स्ट्रेट टॉक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी चाहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें टेलीविजन के उस पार हमें वॉच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। ये स्ट्रेट टॉक की अपील, ये मेरी अपील, ये इस प्रोग्राम की अपील कि आप जरूर हमें कॉल करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। अपने व्यूअर्स के लिए हम जो सवाल आज लेकर आए हैं वो सवाल जल्दी से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है और हम चाहेंगे कि व्यूअर्स इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो इन सवालों पर जरा एकटक नजर घुमा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल रखने से पहले हमने 2 महिलाओं का जिक्र आपके सामने किया है, ताइवान की प्रेसिडेंट और नैन्सी पेलोसी का। आप फिलहाल इनका जो एक जेस्चर रहा है, दुनिया को उन्होंने दिखाया, चीन को इन्होंने दिखाया, आप उनके हाव भाव और उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? आप जरूर इस पर कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। सवाल यह है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा से आज तनाव है, लेकिन ये जो विवाद है आप उस पर क्या कहेंगे? क्या ये विवाद सुलझेगा? लेकिन सबसे अहम बात तो यह है, देखिए कि युद्ध की नौबत की बात आ रही है। क्या आपको लगता है कि चीन का ये जो ऐलान रहा वॉर का, ये सिर्फ एक तरीके की गीदड़ भभकी है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमें कॉल कर जरूर बताइएगा। चीन भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो ताइवान पर कब्जे से पहले क्या आपको लगता है कि 2 बार सोचेगा? क्योंकि ऐसा वो पहले भी कर चुका है और कई दफा कर चुका है। सवाल ये भी है कि युद्ध तो फिलहाल मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, क्या स्थितियां बन सकती हैं? और क्या अमेरिका ताइवान की संप्रभुता की रक्षा कर पाएगा, उसकी सोवेरेनिटी की रक्षा कर पाएगा? ये भी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स इस पर राय अपनी जरूर रखें। सो जल्दी से कॉल कीजिएगा और प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनिएगा। इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और चीन की नाराजगी की आज बात कर रहे हैं हम, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर तो देखिए इस समय बल ही पड़े होंगे,
क्योंकि जिनपिंग इस समय ताइवान अमेरिका की वजह से ही खासे परेशान है और कई धमकियों के बाद भी दोनों देशों ने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी। पहले ताइवान की राष्ट्रपति और फिर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी की वजह से शायद जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या किया जाए। आज इस पूरे मसले पर हम क्योंकि कई पहलुओं की बात करेंगे, बात ताइवान की भी, बात चीन की भी, बात यूएस की भी और भारत के संदर्भ में भी बात होगी। और आज इस प्रोग्राम में, आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जय हिंद सर। तो अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी का जिक्र तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में करूंगी और अभी उनकी जो ताइवान की यात्रा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, उस पर आपका टेक। देखिए, ये यात्रा जो है वो बहुत पहले होनी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ और वो हुई। लेकिन वक्त की बात नहीं है, बात ये है कि विजिट में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ताइवान के रिकॉग्निशन में सारा इशू है। क्योंकि अब अभी भी आज की तारीख में भी लगभग 13 देश हैं जिन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ऐसे हालात में जो ताइवान का एग्जिस्टेंस है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ये एक लंबी जो है वो खिंचती प्रक्रिया रही है और चाइना हमेशा कहता रहा कि हम जो है वो वन चाइना पॉलिसी पर विश्वास करते हैं और हमारा ताइवान जो है हमारा हिस्सा है और उस पर हमेशा वो हक जताता रहा। लेकिन अगर ध्यान दें आप कि इस बैकग्राउंड के साथ कि चाइना हमेशा कहता रहा, लेकिन उसने ग्राउंड पर वो किया नहीं, क्योंकि ताइवान में एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो आखिर वहां चुनाव कैसे हो गई, वहां पर वो लोकतंत्र कैसे पनप रहा है, वो कैसे वहां एग्जिस्ट कर रहा है इतने दिनों से। तो जो भी होता है एक संघीय व्यवस्था में, जहां पर कि ऐसे स्टेट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो गवर्न करता है। जैसे भारत का उदाहरण लीजिए आप, भारत में हमारा एक संविधान है और उसके अंतर्गत कई राज्य हैं और राज्य जो है अपने स्वतंत्र है, लेकिन और दोनों के बीच में कामकाज बचे। एक सेंट्रल हमने यूनियन लिस्ट रखी है और एक स्टेट लिस्ट रखी है, और जहां पर दोनों के जो कंट्रोल्स हैं या इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट है, उसको हमने कंकरेंट लिस्ट बोला हुआ है। तो इस वजह से बड़ा क्लियर किया हुआ है। इसलिए भारत के संविधान को की बड़ी तारीफ की जाती है कि भारत का संविधान बहुत ही सुलझा हुआ संविधान है। लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान की स्थिति जो आज है विश्व में, उसके पीछे मुख्य कारण चाइना की ढुलमुल नीति रही है। वो कभी क्लियर नहीं रहे। अगर वहां पर ताइवान अलग हो गया है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब जिस प्रकार से ताइवान बहुत तेजी से इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, हम सब जानते हैं, और आज ताइवान हमारे लिए पूरे विश्व के लिए एक आवश्यकता बन गया है। ताइवान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। लूज करने से मतलब है कि वहां का अगर अभी किसी प्रकार का तनाव बढ़ता है, अगर युद्ध हो जाता है, अटैक करता है चाइना, और ताइवान में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है और उसको जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, हालांकि वो नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता रहा है पूरा। तो ऐसे हालात में बहुत जो ताइवान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला देंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसे हालात में पॉलिसी को वहां जाना नहीं जाना कोई इससे एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन जिस प्रकार से इसको तूल दिया गया, और एक ही पॉजिटिव इसमें बात रही कि जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और हर जगह किसी भी मीडिया में देखिए, चाहे वो भारत का मीडिया रहा हो या भारत के बाहर का मीडिया रहा हो, इस यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। तो पिछले बृहस्पतिवार को चाइनीज और अमेरिकन प्रीमियर्स ने आपस में बातचीत की और ये डिसाइड किया कि हम किस प्रकार से तनाव कम कर सकते हैं। हालांकि जो बाहर निकल के आया वो हमें पता है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या समझौता वो हमें नहीं पता। लेकिन हम इसको इस ढंग से मैं लेता हूं कि निश्चित रूप से एक जो बड़ा तनाव हो सकता था, जो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था चीन के लिए, वो कुछ ही हद तक जा सकता था। चीन, हम सब चीन के बारे में जानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में शांति बनाए रखना, और स्पेशली इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, क्वाड का आना, ऑकस का आना, और भी कई मल्टीलैटरल्स वहां डेवलप हो रहे हैं। जो विश्व का लगभग आधे से ज्यादा जो है व्यापार इसी रूट के द्वारा होता है, इंडो पैसिफिक के थ्रू होता है।
तो सोचिए कई देशों की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी जो हम पिछले फरवरी से 24 फरवरी से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक सभी देशों की इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो गई है, सबकी जीडीपी गिरने लगी है, ऑयल की कीमतें बढ़ लगी हैं, फूड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनर्जी इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सब हमने तनाव क्यों बढ़ाए? क्योंकि किसी के इरादे कुछ और थे, किसी ने कुछ और उसका उद्देश्य था प्राप्त करने का, और उसी जो एक भविष्य में ये तनाव यहाँ तक बढ़ गया। और अब जो है वो संभाले नहीं संभाल रहा, क्योंकि अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, लोग युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं। अब जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाए, विड्रॉ करना मुश्किल है। खैर, हम आते हैं ताइवान पर। तो ताइवान की जो स्थिति रही लगभग 25 साल पहले 97 में ग्रीन रिच जो उस समय के जो हाउस स्पीकर थे, यूएस हाउस के स्पीकर थे, वो उसमें आए थे, लेकिन उसमें हल्ला हुआ था, लेकिन इतना हल्ला नहीं हुआ जो आज हुआ। दूसरी बात, वो जब आए थे तो वो बीजिंग से आए थे ताइवान। तो क्योंकि वहां बीजिंग से टेक ऑफ कर रहे हैं और आप उनको टेक ऑफ नहीं करने देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो ताइवान आए और वो भी छोटे मोटे हल्ले गुल्ले के बाद वो यात्रा संपन्न हो पाई। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो तनाव है, ये चाइना देख चुका है कि इस पर कोई वो नियंत्रण नहीं कर सकता। हर एक क्षेत्र जो है अपना, उसका एक एयर स्पेस है, उसमें वो स्वतंत्रता है। इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि आप किसी प्रकार के जो संप्रभुत्व है, सॉवरेनिटी है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप किसी के क्षेत्र में जाके इकोनॉमिक जोन्स EEZ जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को डिफाइन किया गया है, एयर स्पेसेस को डिफाइन किया गया है। हालांकि आज का जो विश्व है इतना इंटरडिपेंडेंट हो चुका, हम एक देश दूसरे देश पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो मायने नहीं रखती। आप 1 घंटे में 2 घंटे में एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो अब वो जो पहले जो जमीन पर लाइनें होती थी, वो दिलों की लाइनें थी बेसिकली। जमीन पर से कोई लाइन होना कुछ देशों बीच में है, कुछ देशों बीच में तो एक समझौता है कि हाँ हमारी है। जैसे चाइना भारत के बीच में जो तनाव है LAC का, हमें सब पता है। लेकिन ऐसे माहौल में जब पूरा विश्व इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल एक फैमिली बन रहा था, उसमें ये छोटे मोटे तनाव जो है पूरे कहते हैं कि पानी जो ठहरा हुआ पानी इसमें हिलोर ला देते हैं और वो एक तूफान सा आ जाता है। तो लगभग ऐसा ही हुआ। अब वो यात्रा संपन्न हो गई। तो उसके बाद अब चीन की थोड़ी किरकिरी जरूर होगी, लेकिन मैं कहूंगा चीन की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा अपना संयम बरता, अपने आप को कंट्रोल किया। निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम नहीं था चीन का। इस प्रकार से उनको हो हल्ला नहीं करना चाहिए था। उसको शांत रहते या एक दो व्यक्तित्व अपना एक दो स्टेटमेंट दे देते, बात बहुत समाप्त होती। लेकिन अब जो वो चीन जो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि एक्साइज की घोषणा की और किस प्रकार से ताइवान के ADIZ। क्योंकि पांडे सर, हम देखते हैं कि ताइवान की यात्रा करने से पहले ही नैन्सी पेलोसी का जिक्र चीन पहले भी कर रहा था कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वो एक्शन जरूर लेंगे। तो अब देखिए, जब यात्रा हो गई तो उसके बाद भी कुछ मिलिट्री एक्शंस ले गए। अब तो सैंक्शंस कुछ इंपोज करने की बात भी यहां पर की गई है। अब ये जो ऐलान चीन कर रहा है, इसे हम किस तरीके से ले, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसे सिर्फ गीदड़ भभकी मान लेना चाहिए? क्योंकि पहले भी तो ये कई बार कर चुका है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये तो युद्ध की आज बात हो रही है, क्या इसे भी महज सिर्फ टूल दिया जा रहा है? आप कुछ हद तक सही है। देखिए, चाहे वो टूल हो या एक्चुअल में होता, तो दोनों कंडीशन में वहां की जो पॉपुलेशन है, चाइना की जो ताइवान बॉर्डर पर लोग हैं, उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आ गया है। और हम आज चर्चा कर रहे हैं तो ये क्योंकि हमको भी प्रभावित कर रहा है, पूरे विश्व को। ताइवान और चाइना के बीच में जो तनाव है, इतना लंबा हिस्सा चला आ रहा है, और उसमें जो एक नया डायमेंशन आ गया है तनाव। इतना इस प्रकार का तनाव नहीं था, ये तनाव अभी विभत्स रूप में आ रहा है। और जिस प्रकार से चाइना ने घोषणा की कि वो विध्वंसक कदम उठाएगा इस यात्रा पर, वो उस पर जो है निश्चित रूप से उसने सोचा होगा कि देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में उदाहरण है, लगभग एक जैसी ही दशा में दोनों ये क्षेत्र हैं। लेकिन दुखद ये है कि जो एक्सरसाइज हुई ADIZ, जो उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ताइवान का, उसका उल्लंघन तो चाइना करता रहा है। अभी पिछले 5-6 महीने के गैप के बाद उन्होंने कल फिर जो है वो 2 दर्जन से अधिक जहाज जो है वो ADIZ वायलेशन उन्होंने किया। और जिस प्रकार से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अगर आप देखें नक्शे पर, तो ताइवान के चारों तरफ वो जो है उनका उन्होंने एक विभिन्न 5 स्पॉट्स बना रखे हैं, जहां पर कि वो केंद्र है एक्सरसाइज का। वहां से वो लॉन्च पैड्स की तरह यूज कर रहा है। वहां पर
उन जगहों को। तो ऐसे हालत में जो ये निश्चित रूप से ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए तो हो नहीं सकता, इसको रुकना ही होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन डेफिनेटली अगले एक हफ्ते तक मुझे लगता है, ये एक हफ्ते 15 दिन तक ये इसको समय लगेगा। ये जो इतना विभत्स रूप हो गया, इसको धीरे धीरे लो डाउन होने में वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पांडे सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। व्यूअर से भी अपील है कि कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और स्ट्रेट टॉक में आज बात अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नेंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके बाद की उपजी स्थिति की आज हम बात कर रहे हैं। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से स्ट्रेट टॉक में, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आप एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे थे जो अभी उपजी, लेकिन कुछ समय बाद ये खुद ब खुद शांत हो जाएगी, उसका जिक्र आप कर रहे थे। चीन के पास अमेरिका या फिर ताइवान को जवाब देने का क्या रास्ता बचता है, युद्ध या फिर शांति? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, जब यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन हुआ था तब भी कई विदेशी जो जानकार हैं उनका यही मानना था कि आज जो सिचुएशन इन दोनों देशों की है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन चीन और ताइवान की भी होगी। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी हालात हैं, जो घटनाक्रम जो डेवलप हो रहा है, लगभग वैसा ही है। अगर आपको ध्यान हो, 24 फरवरी से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव जब शुरू हुआ, उसके पहले एक लंबी प्रक्रिया रही है। लगभग पिछले 6 महीने से जो है वो रशिया वहां पर उसके सीमा के पास, यूक्रेन के सीमा के पास बेलारूस के साथ जो है वहां पर कंटिन्यूअस युद्धाभ्यास कर रहा था। और युद्धाभ्यास के नाम पर उसने पूरी फौज अपनी जो है रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स सब इकट्ठा कर लिया समय के साथ। और यही प्रचारित किया गया कि युद्धाभ्यास हो रहा है, वॉर एक्सरसाइज हो रही है, और यहाँ तक कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज भी की। तो वो सारे उन्होंने अपनी चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि अपने हथियार को धार लगाना, पैरापन चेक करना, वो सारा उन्होंने प्रक्रिया कर ली। उसी घटनाक्रम के अनुरूप ही अभी चाइना और ताइवान के बीच में एक तनाव चल रहा है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पर जो एक छोटा मोटा आक्रमण किया, वैसा ही आक्रमण यहां भी देखा जा सकता है। लेकिन वर्ड बहुत बड़ा है यहाँ पर। पिछला जो बात मैंने कही वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वर्ड बहुत बड़ा है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कि वहां का जो इकोनॉमिक एलिमेंट है ताइवान का, वो बहुत ही स्ट्रांग है, और वो है सेमीकंडक्टर्स का। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि चाइना के लोग जो है ताइवान में काम करते हैं, और ताइवान के लोग चाइना में काम करते हैं, और उस पर कभी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। दूसरी बात जो आपको आश्चर्य होगा सुन के, कि चाइना ने भी ताइवान में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। तो अब जैसा कि शुरू में मैंने इस बात का उल्लेख किया कि आज का विश्व जो है इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, हम एक दूसरे पर आधारित है, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप अपना इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो जिस क्षेत्र में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसी के बेस पर जो पूरी इकोनॉमी उस देश की निर्भर होती है। और जिस प्रकार से ताइवान ने टेक्निकली अपने आप को साउंड किया, देखिए इजराइल और ताइवान के बीच में मैं एक समानता पाता हूं कि दोनों बहुत ही छोटा सा एरिया है, और दोनों ने बहुत तेजी से समर्पण के साथ जो है अपनी सुरक्षा को, सामरिक को अपने आप को डेवलप किया। तो ताइवान बहुत ही स्ट्रांग, सोचिए चीन कितना बड़ा है और ताइवान कितना छोटा सा है, और दोनों के बीच में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है। साउथ ईस्टर्न चाइना के जो बॉर्डर है, वो नजदीकी बॉर्डर लगभग 160 का पड़ता है। अगर आपने देखा होगा तो तस्वीर हमारे सामने आ रही थी, किस प्रकार से टैंक्स और बाकी जो हथियार है वो कहाँ किस प्रकार से चलते रहे। और अभी उनकी एयरफोर्स, चाइनीज एयरफोर्स जो है वो पीएलए के साथ, पीएलए एयरफोर्स भी एक्टिव हो रही है, चल रही है। तो ये सब बातें बताता है कि हम जो है उसी प्रकार हाइप कर रहे हैं जिस प्रकार से रशिया ने हाइप किया था। तो हो सकता है कि वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने जिक्र किया था कि सिलिकॉन शील्ड का, तो ये सिलिकॉन शील्ड जो है वो जरूर इसको बचाने में कामयाब होगी, क्योंकि कोई भी तनाव है उसमें इकोनॉमी और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें थोड़ी देर पहले जो है वो गेहूं के बारे में, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरे देशों में, तो रशिया से अभी
गया। हालांकि बीच में जब रशिया ने अटैक किया तो लोगों ने कहा ये जो वीट भेजने का, निर्यात करने का जो था यूक्रेन से भेजने का जो तय किया गई थी बात, वो ऐसी अधर में रह जाएगी, लेकिन वो वीट गया उस तनाव के बाद भी। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे पर निर्भर। और गैस का, ऑयल के बारे में हमें पता है कि अभी भी रशिया से जो ऑयल जा रहा है, जो और मजेदार चीज है कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज जो जिन्होंने की सैंक्शन लगाए के ऊपर भांति भांति के, अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे कि और ज्यादा ये जो एनर्जी क्राइसिस होने वाला है यूरोपियन एरिया में। तो जो ताइवान ने अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया है, वहां सोचिए 1 ट्रिलियन माइक्रोचिप बनती है एक साल में जी। और ये जो है पूरे विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट हैवी ड्यूटी सिस्टम्स हैं, सब में चिप का प्रयोग किया जा रहा है, सबका यूज किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में युद्ध की संभावना, देखिए कोई भी युद्ध है, जैसे मैंने कहा कि इसमें गेम प्लेस अभी भी आज भी इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी हैंडल कर रहे हैं वही है। मेन लड़ाई जो है वो इकोनॉमिक्स के बीच में है। युद्ध जो है वो क्यों किए गए उसके पीछे और भी कई कारण रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में एक बार किया था जब कारगिल किया था आप लोगों ने, तो उस समय भी ये हुआ था कि भाई जो वहां के जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका में और नाटो कंट्रीज में, उनका जो पूरा मार्केट गिरा हुआ था और उनके शेयर्स डाउन थे। जो ही ये तनाव शुरू हुआ फरवरी में, मार्च के बाद से बहुत तेजी से इनके शेयर्स में बहुत ही चढ़ाई देखी गई, वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचे ये शेयर्स और उनका प्रोडक्शन बढ़ा। अभी सभी देश अपने आप को जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने डिफेंस को स्ट्रांग करें। तो ये हालात जो है इकोनॉमिक्स की वजह से ये रहा, और युद्ध भी आज खिंच रहा है क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, रशिया जो है अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। तो युद्ध होगा, इसकी संभावना मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से तो बहुत ही कम है, लेकिन ये तनाव जो है वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं क्योंकि चीन जो है वो कोई ना कोई तो गतिविधि ऐसी जरूर करेगा ही, चुप तो वो रहने वाला नहीं है। तो ऐसे में वही आपसे समझना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो उकसावे वाली जो गतिविधियां हमेशा चीन करता रहता है दूसरे देशों के साथ भी, भारत के साथ भी, ऐसा ही ताइवान के साथ भी जरूर होगा ही। क्या उसके पास विकल्प रह जाते हैं चीन के पास? हालांकि हम कह सकते हैं कि उन्होंने शुरू कर दी हैं ये तमाम गतिविधियां। देखिए 3 चीजें बहुत ही आराम से देखिए, असली बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही वॉलेंटली वो दिखाई दे रही है। जब ये यात्रा हुई पोलिस्की की, उसके पहले ही साइबर अटैक शुरू हो गए थे। और उनके ताइवान की प्रीमियर की वेबसाइट्स को जो है वो हैक कर लिया गया था और वो वेबसाइट काफी देर तक जो है वो बंद रही। जिस दिन उनकी यात्रा हुई यानी कि परसों, उस यात्रा में उस दिन पूरे दिन जो है वो साइबर अटैक होते रहे और ये माना जा रहा है कि ये चीन के क्षेत्र से होते रहे। तो उनको किस प्रकार से पैरालाइज करने की कोशिश की गई, ये एक अपने आप में बहुत ही जो है चिंता का विषय है। क्योंकि आप अगर किसी को सिस्टम चलने नहीं देंगे, जैसे हम भी अभी जुड़े हुए हैं एक माध्यम से, अगर ये माध्यम जो है बीच में ब्रेक हो जाता है तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सिस्टम जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो हुआ कि इन्होंने जो फूड एलिमेंट्स आते थे, लगभग 100 फूड आइटम्स को जो कि ताइवान से आते थे, उन पर चाइना ने बैन लगा दिए। तीसरा जो चाइना ने काम किया है कि जो भी एरिया है वहां पर चाइना के और ताइवान के समीप, जैसे मैंने बताया कि साउथ ईस्टर्न चाइना के क्षेत्र जो है वहां पर जो वायु क्षेत्र जो एयर स्पेस है, उस पर उन्होंने जो है काफी पाबंदियां लगा दी हैं कि हर जहाज को उतने आसानी से जाने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने जो कल मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कि इन्होंने अपने जो खुद की एयरलाइंस है उनको कहा है कि आप ज्यादा तेल लेके उड़े, आप उसका तेल ज्यादा लेके उड़िए। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आवश्यकता पड़ी, आपको बाहर कहीं डाइवर्ट करना हो, तो आप पास पर्याप्त जो है फ्यूल होना चाहिए ताकि आप किसी और जगह, सुरक्षित जगह यात्रियों को और जहाज को लेके लैंड कर सकें। तो ये सब और अंतिम समय जो कि हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मिलिट्री जो है सैन्य तनाव बढ़ाया जा रहा है इस क्षेत्र में, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये बढ़ता रहा तब चिंता और बढ़ती जाएगी। मेरा यही पर अगर ये डाउन होता रहेगा तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक डैम्प हो जाएगा तो पुनः शांति स्थापित हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर साहब चीन हमेशा यही कहता है कि मिलिट्री का उपयोग करके वो ताइवान को अपने क्षेत्र में कर सकता है। क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है?
देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि चाइना ने खुद उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ताइवान में, तो वो क्यों चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो? एज सच वो ऐसा जो वो नहीं चाहेगा, हाँ। बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लगभग 70 से अधिक देश के साथ जो चल रहा है इन्वेस्टमेंट, उसमें 5-6 देशों को छोड़ के हर जगह उसको नुकसान हो रहा है। तो उसकी इकोनॉमी अभी जो है वो खुद वो लोड में है। और मैंने जिसका जिक्र किया सिल्कन शील्ड का, जी। सिल्कन शील्ड पर बड़ी चर्चा होती है। उसका मैं एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। सिल्कन शील्ड जो है, ये टर्म आई कहां से? ये एक किताब थी, सिल्कन शील्ड ताइवान प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइनीज अटैक, और इसके राइटर थे क्रेग एडिशन। और 2000 के दशक में ये भी किताब आई। तो इसमें इसे ही उल्लेख किया गया था कि वर्ल्ड की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो पूरी तरह इसको जो है चाइना, जो कि अपने चाइना उसका बॉस है। अभी देखिए पूरे विश्व में जगह जगह नहीं है जहां पर कि चाइनीज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की चीजें ना पहुंची हो। इवन जो कि नासा, अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह स्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहां भी कहते हैं कि चाइनीज जो है वो पहुंचा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि 1 ट्रिलियन जो है वो चिप्स हर साल बनती हैं, और जो इसमें व्यापार है वो लगभग 490 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये इतना ज्यादा सोचिए। और सभी देश, और मैंने कहा ना जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो उनकी जो सेमीकंडक्टर्स ये और बना रहे हैं, ये सब अगर रुक जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। 90% जो सप्लाई है पूरे विश्व की वो ताइवान से जाती है। तो अगर और लगभग 20% जो वर्ल्ड के अंदर चिप प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा 20%, बहुत बड़ी मात्रा है। वो फिगर छोटा लगता है, लेकिन बाकी जगह 2%, 3%, 4% है। सबसे अधिक जो है 20% वो ताइवान में ही होता है, ये माइक्रोचिप का प्रोडक्शन। तो ऐसी हालत में आप सोचिए, जहां जहां ये चिप जा रहे हैं, आपने ऑलरेडी सुना होगा, पढ़ा होगा कि कार इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा है। कार का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जो है बहुत प्रभावित हुआ है। और कार का जो प्रोडक्शन था वो इतना कम हो गया कि जो कार एजेंसियां हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो परेशान है कि हम कैसे करें। सिमिलरली कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर जहां भी बनाए जा रहे हैं, उनकी सबकी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे TSMC बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि वो लोग कंट्रोल करते हैं इस माइक्रोचिप को। तो इस प्रकार से जो ऐसी हालत में, जबकि आपका सिस्टम जो गड़बड़ा जाएगा, और 490 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, डॉलर। कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करना, कोई चाहेगा नहीं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। भारत के संदर्भ में बात करना भी यहाँ पर जरूरी है, बात उस पर भी होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के वापस आने के बाद तुरंत लौट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। चीन को पड़ोसी देशों के साथ तनाव पैदा करने की जो उनकी अपनी खुद की नीति है, वन चाइना पॉलिसी, क्या हम ये कहें कि ये जो नीति है वो भारी पड़ रही है? ये सब बात इसीलिए क्योंकि भारत के साथ डोकलाम और फिर गलवान का ये जो संघर्ष रहा, उससे चीन के पड़ोसी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं सशंकित और चिंतित जरूर हुए होंगे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ये जो वन चाइना की हम बात कर रहे हैं, वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इतना सब कुछ रकस क्रिएट करने के बावजूद भी चीन जो है अपनी वो इस पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं जिक्र श्रीलंका की, हाँ जी, हम्बनटोटा की बात मैं यहाँ पर जरूर करूंगी, बंदरगाह की, जहां पर अभी हाल ही में 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसके सैन्य इस्तेमाल की जो मंजूरी है वो दी गई वहां पर, यानी कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चीन का ये जो कदम है वो भारत को एक उकसाने वाली एक गतिविधि है और भारत को भी इसका जवाब शायद देना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि ये बात सही है कि जो चाइना की गतिविधियां हैं इंडो पैसिफिक में, वो उससे भारत को चिंता शुरू से रही है। और जो क्वाड बना है बेसिकली, हालांकि नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो जरूर देता है चारों महत्वपूर्ण देशों को, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA को, कि वहां की जो डेवलपमेंट्स उस क्षेत्र में उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में एक प्लेटफॉर्म देता है। वो भले ही उसको देखिए ओपन में ना बोले, लेकिन अब मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, वो वॉर एक्सरसाइज है। और हम पहले वो भारत और USA के बीच में होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते चले गए। जापान आया, बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको जो है, इस क्षेत्र की जो पीस और सॉवरेनिटी है उसको जो है डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास किया। 2008 से सी पायरेसी देखिए बहुत जबरदस्त एक न्यूसेंस है, वो पूरे विश्व में है। जहां भी मैरीटाइम एलिमेंट्स हैं वहां पर ये सी पायरेसी है।
इसको चाह के भी आप निकाल से बहुत मुश्किल है इसको निकालना, क्योंकि हमारे पास वो वेयर विदॉल नहीं है कि इसको हम हैंडल कर सकें। खैर, तो 2008 से वो चाइना जो है वो सी पायरेसी के अगेंस्ट ऑपरेशंस के नाम पर यहाँ पर पूरा सर्वेलेंस करता था। वो देखता था कि कौन सा देश किस प्रकार से अपना जो है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस नीति के अंतर्गत भारत पर निश्चित रूप से जो है तनाव जो है माथे पर तनाव बढ़ा, क्योंकि कब चाइना किसके अगेंस्ट जाएगा। गलवान एक उदाहरण है, अच्छी खासी हमारे बीच में एक शांति थी, लेकिन उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, और आज जो है अभी तक हम 16-17 दौर जो हम बतिया चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके बाद भी कोई भी हम इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमें नहीं मिला है। हालांकि एक पॉजिटिव एनवायरमेंट जरूर बना है। कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन टू हार्डवेयर्स है। तो ये बातचीत का जो सॉरी सिलसिला है ये बहुत जरूरी है। और मैं एक पहले बता दूं, मैं इस पॉइंट पे दोबारा आते हैं। पहले ताइवान और भारत के बीच में जो संबंध है वो इतने इंपॉर्टेंट है, कल्चरली, सोशली और इकोनॉमिकली हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। और वहां की जो पॉपुलेशन है, मैं बताता हूँ इसमें क्यों मैं बीच में इसका उल्लेख कर रहा हूँ, कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो पूरा सपोर्ट करती है इंडियन। वहां पर कई सर्वे कराए गए, और पिछली लगभग 2 दशकों में जो मैंने सर्वे देखे, 3-4 सर्वे तो हुए हैं जो मेरे जहन में आते हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी द पीपल हैव सपोर्टेड इंडियन रिलेशनशिप। उन्होंने इंडियन लीडरशिप को रिकॉग्नाइज किया और भारत की प्रशंसा की। भारत शांति चाहता है, और सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जब अब मैं आ रहा हूँ इंडो पैसिफिक में, जब भारत ने बहुत डेडिकेशन के साथ अपने आप को जोड़ा, और मलाबार एक्सरसाइज जो है 2-2 फेज में होने लगी, एक फेज के 2-2 सेक्टर्स में होने लगी, 2 रीजन में होने लगी, तब ताइवान को लगा कि हाँ एक बहुत ही काबिल और रिलायबल फ्रेंड है। तो ये जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ही स्ट्रांग है भारत के प्रति। जो वहां के लोग हैं उनका प्यार और जो एक विश्वास है, ट्रस्ट है, वो बहुत ही जबरदस्त है। काश वो ट्रस्ट चाइना के साथ भी होता तो हमारे एक, क्योंकि हमारे दोनों सीमाएं जो है उत्तर की और पश्चिम की, दोनों वहां पर शांति होती, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना आराम से हैंडल कर लेता, और वहां पर जो है LOC और LAC के बीच में जो दोनों क्षेत्रों में जहां हमें डिस्टर्बेंस हो रही है वो नहीं होती। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी समय के साथ अगर तनाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत और ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस क्षेत्र में। और सबसे मजेदार चीज है, क्योंकि ओरिजिनली ताइवान जो है वो जापान के साथ था, धीरे धीरे ये चाइना के साथ गया, और उसके बाद ये अपने हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान हार गया तो धीरे धीरे वो कंट्रोल शिफ्ट हुआ, और उसके बाद वहां के जो कम्युनिस्ट नेता थे ताइवान में वो चले गए चीन, और तब से वो चीन बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीन का वहां पर थोड़ा कंट्रोल था। उसके बाद लेकिन समय के साथ जब सरकारें बदलती गई, वहां के जो रूलर थे वो चले गए छोड़ के कम्युनिस्ट, और दूसरी पार्टियों ने वहां पर जब अपना कब्जा कर लिया तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के आ गया। ये छोटी सी हिस्ट्री। लेकिन अभी जो आज की डेट में जो हालात हैं वो ये हैं कि अगर ये तनाव कम नहीं होता है, निश्चित रूप से भारत को, जापान को, दोनों, और ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ हद तक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना ही होगा। हालांकि 7th फ्लीट जो है वो उनके बहुत करीब है, और वो पूरा नजर रखे हुए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अमेरिकन वॉरशिप्स जो है वहां पर चारों तरफ डिप्लॉय किए गए हैं, और सभी जो है अभी देखिए UN हाउस स्पीकर अभी उसी क्षेत्र में है, वो वहां से साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बाद उनको जापान जाना है। तो ये यात्रा जो है उनकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यात्रा है, तो एक म्यूचुअल सपोर्ट होता है एक दूसरे को जाते हैं। तो देखिए जो इस यात्रा पर दूर बचाया गया उसमें मुख्य कारण था कि इससे ताइवान की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को रिकॉग्निशन मिलता है। ये बेसिक इसलिए जो चीन इतना हल्ला मचा रहा है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और अभी एक और मैंने कल खबर सुनी है कि ब्रिटिश टीम जो मिनिस्टर्स की वहां की है वो भी बहुत जल्दी जो है वो ताइवान जाने वाली है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ताकि जो हम आज एक इंटरडिपेंडेंट ग्लोब की तरफ है, हाथ में है, तो हम क्यों एक दूसरे बीच में दूरी बना कर रखें। और ये मन मुटाव है, बैठिए, बातचीत करिए, उसका समाप्त करिए, वो बेहतर होगा। न कि एक आप लिटरली, मैं फौजी हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि शांति के साथ सभी मुद्दों को सुलझाया जाए। जी बिल्कुल। ये इन मीटिंग्स का, क्योंकि आपने जिक्र किया, जितने भी हम मिलिट्री चीफ्स की अगर हम बात करें भारत और चाइना की, इनकी भी परस्पर आपस में बात होती रहती है। अभी भी हाल ही में दोबारा से हुई पिछले महीने, लेकिन देखा जाए तो एक चरम पर वो कभी पहुंचती नहीं है। इसके पीछे कारण क्या माना जाए? देखिए, आप परेशानियां तब होती हैं कि जब मैं कहता कुछ हूं और मेरे इरादे कुछ और हैं। और लगभग 17 देश हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, 17 देशों के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं।
जी। तो जो हम पूरे विश्व को पता है कि चाइना की पॉलिसी रही कि हम विस्तार करें, एक्सपेंशन करें अपने वर्चस्व का। और वहां के बीच में भी कम्युनिस्ट पार्टी में भी अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके बीच में जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। जिपिंग बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं। अब ये अपुष्ट खबरें हैं तो मैं इस पर ठप्पा लगाना नहीं चाहूंगा। हाँ। लेकिन ये इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ वहां पर तनाव है। पॉलिट ब्यूरो में जो भी कितना है क्या है वो अभी डिटेल्स बाकी है। जी। तो ये जो है कि हमको अपना जो है राज साम्राज्य बढ़ाना है। और ये आप मान लीजिए अगर आप साम्राज्य बढ़ा भी लेते हैं तो उससे क्या अचीव होगा मुझे नहीं समझ में आता। आप अपनी जो आपको क्षेत्र है आप उसमें अच्छी तरह से राज करिए। आप एक एग्जाम्पल सेट करिए पूरे वर्ल्ड में कि कैसा एक अच्छा देश हो सकता है, एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है जहां पर लोग सभी लोग खुश हो। आज सबको पता है कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन में अगर वॉल्यूशन में किसी सबसे ऊपर लिस्ट में नाम आता है तो चाइना का पूरा विश्व जानता है। अब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन को रोकिए अपने देश में। वहां पर जो खबरें आती हैं, तस्वीर आती हैं, उग्रवाद के खिलाफ क्या हो रहा है, बाकी वहां पर जो सोशल फ्रंट पर फैमिलीज को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, ये कोविड में जिस प्रकार से हुआ हमें पता है, वुहान के बारे में कितनी चर्चा हुई और आज तक वो जो है वो ऑफिशियली पता नहीं चल पाया कि वुहान का क्या रोल रहा कोविड में। तो ये सारी चीजें हैं बताती हैं कि जो है ट्रस्ट जो डिफिसिट है चाइना और बाकी लोगों के बीच में, और इसी की वजह से सारे तनाव जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और आगे अगर देखिए इस नीति पर चाइना ने सुधार नहीं किया तो आगे और तकलीफें आएंगी चाइना के लिए, तो बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि चाइना अकेला है, बाकी सब पूरा विश्व उसके खिलाफ खड़ा होगा। मजा चीज ये है कि इस तनाव में जो पिछले 2 दिन से चल रहा है इस क्षेत्र में ताइवान और चाइना के, रशिया और पाकिस्तान के अलावा किसी ने समर्थन नहीं किया। इन 2 देशों ने जरूर सपोर्ट किया है चाइना को, और उसकी भी मजबूरियां हैं। हमें सब पता है कि रशिया को सपोर्ट इस समय चाइना से मिल रहा है और पाकिस्तान बिना चाइना के इकोनॉमी हेल्प के आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसकी चरमरारी इकोनॉमी वो एक अलग विषय चर्चा का। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है, वो जर्जर अवस्था में है, कितने दिन चल पाएगी, कब वो श्रीलंका बन जाएगा तो पता नहीं। आपने दूसरा सवाल पूछा था श्रीलंका में। हाँ, सर थोड़ा क्योंकि अभी रैप अप करना है प्रोग्राम के, मुझे भी अब जल्दी से कमांड में यहाँ पे लगातार हमें मिल रही है तो मैं जल्दी से समाप्त कर दूं। श्रीलंका में जो भी हो रहा है इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर श्रीलंका में चाइना ये अपने एक्साइज बढ़ाता है, क्योंकि देखिए मैंने अगर कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो वहां आके अगर वो शांति से अपने एक्साइज करे चला जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां आके वो हमारे जो एटॉमिक रिएक्टर प्लांट्स वगैरह है सब उसी क्षेत्र में अधिकतर है, तो वहां पर वो अगर हस्तक्षेप करें, वहां पर वो साइबर अटैक करने की कोशिश करें, वहां पर कोई स्पूफिंग करें या कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है निश्चित रूप से। और बाकी वो श्रीलंका को क्या करेगा, श्रीलंका में भारत ने बहुत अभी सहयोग किया पिछले दिनों में, जहां पर इतना पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पर है, उसमें भारत ने शांति लाने का जो प्रयास किया वो पूरा विश्व इसमें उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसे में उसको बहुत ही चोट पहुंचेगी। तो इस हालात में अभी ये एक्सरसाइज नहीं होती तो वो पूरे विश्व के लिए शांति के लिए अच्छा होता और शांति और सौहार्द इस क्षेत्र में बनाना था। तो थोड़ा सा ये इसमें चाइना को कंट्रोल करना चाहिए, जो संयम चाहिए वो इस क्षेत्र में वो होना बहुत जरूरी है। चलिए सर, आपने बहुत वंडरफुली सभी रिलेशन, सभी देशों के रिलेशंस को आपस में आपने कोरिलेट किया और समझाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अपने विचार भी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। और इसी के साथ इजाजत देंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।